वेलकम टू इकबाल क्लासेस डियर फ्रेंड्स। आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 12 है। इसमें हम सबसे पहले संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ए संसदीय समितियों के माध्यम से, बी विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, डी कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसदीय समितियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी सरकारी उपक्रम समिति, डी याचिका समिति या कमिटी ऑन पिटिशंस। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी याचिका समिति। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? ए 2 वर्ष का, बी 1 वर्ष का, सी 3 वर्ष का, डी 4 वर्ष का। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सी प्राक्कलन समिति, डी सार्वजनिक उपकरण समिति। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? ए क्रमशः 2 और 1 से अनुपात में, बी क्रमशः 3 और 1 से अनुपात में, सी क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में, डी दोनों सदनों से समान संख्या में। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है? ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित निधि की, सी भारत के लोक लेखा की, डी भारत की आकस्मिक निधि की। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। 2 संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। 3 विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है? ए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, बी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, सी नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा
कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी वित्त मंत्री को। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा के स्पीकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ए लोकसभा में, बी राष्ट्रपति कार्यालय में, सी वित्त मंत्रालय में, डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए लोकसभा 11, राज्यसभा 5, कुल 16, बी लोकसभा 15, राज्यसभा 7, कुल 22, सी लोकसभा 10, राज्यसभा 5, कुल 15, डी लोकसभा 17, राज्यसभा 10, 27। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा 15, राज्यसभा 7, टोटल 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति एक लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। 2 सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। 3 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है यह है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा के सभापति। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए लोक लेखा समिति, तदर्थ समिति, बी याचिका समिति, स्टैंडिंग समिति, सी स्टाफ बाजार स्कैम संयुक्त समिति, वित्तीय समिति, डी विभागीय समितियां, कार्यकारी समिति। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A3, B4, C1, D2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, 2 एस्टीमेट्स कमेटी से, 3 सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। अपना उत्तर दिए गए कोड से चुनिए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ए लोक लेखा समिति, बी सार्वजनिक उपकरणों की समिति, सी आकलन समिति, डी सरकार की आश्वासन समिति। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आकलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों के से गठित की जाती है। ए दोनों सदनों के सदस्यों से, बी राज्यसभा के सदस्यों से, सी लोकसभा के सदस्यों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ए प्राक्कलन समिति, बी लोक लेखा समिति, सी लोक उपक्रम समिति, डी संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए, बी तथा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। एक सार्वजनिक लेखा समिति, 2 प्राक्कलन समिति, 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है। ए लोक लेखा समिति, बी आकलन समिति, सी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति,
डी सार्वजनिक उपकरण समिति। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, सी आकलनों के बारे में, डी अल्पसंख्यकों कल्याण के बारे में। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक उद्यमों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी रेल मंत्रालय द्वारा, सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। ए दोनों सदनों से प्रत्येक के 15 सदस्य, बी 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से, सी 18 सदस्य लोकसभा से तथा 12 सदस्य राज्यसभा से, डी 16 सदस्य लोकसभा से तथा 14 सदस्य राज्यसभा से। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? ए मुरली मनोहर जोशी, बी पीसी चाको, सी ए बी वर्धन, डी सीताराम येचुरी। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी चाको। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 2010 और 2012 का ही है, मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है उस वक्त के जो अध्यक्ष थे उसी के हिसाब से इसका आंसर चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशंस की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। ए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सी नियम समिति, डी कार्य सलाहकार बिजनेस एडवाइजरी समिति। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में दूर संचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? एक संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दो संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, तीन वित्त आयोग, डी चार वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, पांच नीति आयोग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक और दो, एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उससे पहले 28 का जो है थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। तो 28 का जो है वो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। चलिए अब ये हमारा जो है टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब अगला टॉपिक आ गया संसदीय अधिनियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? ए 1951 में, बी 1954 में, सी 1964 में, डी 1956 में। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है। ए संज्ञेय तथा अजमानतीय, बी संज्ञेय तथा संक्षेप्त विचारणीय, सी असंज्ञेय तथा जमानतीय, डी असंज्ञेय तथा शमनीय। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञेय तथा संक्षेप्त विचारणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? ए सत्र न्यायालय, बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। ए
संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय, बी संज्ञेय तथा असमनीय, सी असंज्ञेय तथा जमानतीय, डी असंज्ञेय तथा शमनीय। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ए तथा बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध डैश है। ए संज्ञेय, बी जमानतीय, सी शमनीय, डी कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा डी, संज्ञेय तथा कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ए धारा 4, बी धारा 5, सी धारा 6, डी धारा 7। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? ए धारा 10, बी धारा 10 क, सी धारा 14, डी धारा 14 क। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 10 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है? ए संपूर्ण भारत पर, बी अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर, सी जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, डी संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है? ए संपूर्ण भारत पर, बी जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, सी केंद्र शासित प्रदेशों पर, डी केवल जम्मू और कश्मीर राज्य पर। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? ए धारा 10, बी धारा 12, सी धारा 14, डी धारा 16। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? ए निदेशक, बी प्रबंधक, सी सचिव, डी उपरोक्त सभी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत अप उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? ए जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, बी जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, सी जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि ए अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है, बी अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग करने के संबंध में है, सी अभियुक्त के अपराध कारित करने के समक्ष नहीं होने से है, डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। न्यायालय अपराधित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया तथा यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है? ए अनुसूचित जाति के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी किसी भी समुदाय के सदस्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? ए धारा 16 क, बी धारा 15 क, सी धारा 16 क, डी धारा
14 क। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 14 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, सी 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव से महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, डी सती निरोध अधिनियम 1987। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876, बी शाही पद अधिनियम 1878, सी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1869, डी भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी A2 B1 C4 D3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। ए 20 सितंबर 2005 को, बी 30 सितंबर 2006 को, सी 10 अक्टूबर 2006 को, डी 26 अक्टूबर 2006 को। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? ए मीसा, बी एंटी डाउरी एक्ट, सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह एक उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। बी उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस देनी नहीं होगी। 3 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ए 1952, बी 1924, सी 1871, डी 1921 सॉरी 1911। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है। ए 1 जुलाई 1989, बी 30 जनवरी 1990, सी 30 जुलाई 1989, डी 1 जनवरी 1990। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? ए अधिनियम 1990, बी अधिनियम 1989, सी अधिनियम 1992, डी अधिनियम 1991। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिनियम 1989। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 18, बी 22, सी 23, डी 27। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे किन्हें प्राप्त है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी दोनों ए और बी, डी सर्वोच्च न्यायालय। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? ए धारा 2 ख, बी धारा 2 ख ग, सी धारा 2 ख च, डी धारा 2 ख और 6। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 2 ख और ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन
अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है। ए 3 माह, बी 6 माह, सी 1 वर्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? ए 14, बी 17, सी 21(1), डी 21(3). 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय भी निर्दिष्ट कर सकती है। ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी संबंधित जिले के सत्र न्यायाधीश, डी विधि मंत्रालय। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ए शीघ्र विचारण, बी समयबद्ध विचारण, सी पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा, डी उपर्युक्त सभी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीघ्र विचारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। ए केवल तथ्यों के संबंध में, बी केवल विधि के संबंध में, सी तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है? ए पृथक्करणीयता का सिद्धांत, बी अधिमानी स्थिति का सिद्धांत, सी संरक्षा विभेद का सिद्धांत, डी सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का सिद्धांत। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा संरक्षा विभेद का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? ए जिला मजिस्ट्रेट, बी राज्य सरकार, सी विशेष न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? ए दुष्प्रेरण, बी सामान्य आस, सी सामान्य उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? ए धारा 12, बी धारा 10, सी धारा 6, डी धारा 8। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, 60 दिन होना चाहिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? ए गिरफ्तारी पूर्व जमानत, बी गिरफ्तारी पश्चात जमानत, सी परिवीक्षा का लाभ, डी उपयुक्त सभी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? ए धारा 16, बी धारा 17, सी धारा 18, डी धारा 19। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम न हो। ए उप निरीक्षक, बी निरीक्षक, सी उप अधीक्षक, डी अधीक्षक। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उप अधीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई? ए किसी अपराध के दोषसिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण, बी पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, सी ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है, डी ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? ए व्यक्ति को हटाया जाना, बी संपत्ति का संपहरण, सी व्यक्ति का माप लिया जाना, डी सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि ए कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, बी वह भी पीड़ित की ही जाति का है, सी कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था। कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? ए जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, बी जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और जुर्माने से, सी जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से, डी जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी और जुर्माने से। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की ही हो सकेगी और जुर्माने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है, सी पीड़ित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 अंग और ग में परिभाषित है, डी आश्रित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख में परिभाषित है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 घ में परिभाषित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ए धारा 18, बी धारा 19, सी धारा 17, डी धारा 16। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत
वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया। ए धारा 18, बी धारा 20, सी धारा 22, डी धारा 24। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? ए स्वशासन प्रदान करना, बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, डी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ए 15 मई 2005 को, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 जून 2005 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1 2001 में, बी 2004 में, सी 2005 में, डी 2002 में। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए यह एक राजनीतिक अधिकार है, बी यह एक संवैधानिक अधिकार है, सी यह एक विधिक अधिकार है, डी यह एक सामाजिक अधिकार है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यह एक विधिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सूचना का अधिकार ए एक मूल अधिकार है, बी एक विधिक अधिकार है, सी दोनों ए तथा बी, डी न तो एक और न बी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विदेशिका में उल्लिखित है? ए सूचना की पारदर्शिता, बी सूचना का प्रकटन, सी संसूचित नागरिकता, डी लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सही नहीं? ए सरकार के कार्यकारण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, बी हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, सी समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, डी नागरिकों को सशक्त करना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ए यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, बी आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, सी मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, डी प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अभी वर्तमान में शायद 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। यह 2016 का क्वेश्चन है। समय जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ए आरटीई अधिनियम, बी आरटीआई अधिनियम, सी मनरेगा, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरटीआई अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57।
निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? ए. लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बी. नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, डी. सी. नमित शर्मा बनाम भारत संघ, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोनयन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा, कारण इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 58 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है ए. सार्वजनिक अधिकारियों को से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, बी. सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, सी. सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, डी. पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? ए. कोलकाता उच्च न्यायालय, बी. बम्बई उच्च न्यायालय, सी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी. मद्रास उच्च न्यायालय। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं? ए. विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, बी. सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, सी. किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, डी. अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी? ए. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी. पंचायती राज मंत्रालय, सी. ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी. जनजातीय कार्य मंत्रालय। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ए. राज्य वन विभाग, बी. जिला कलेक्टर उपायुक्त, सी. तहसीलदार खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, डी. ग्राम सभा। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे? एक. स्वस्थ पर्यावरण से अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। 2. अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। 3. अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी। ए. 2007 में, बी. 2008 में, सी. 2009 में, डी. 2010 में। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? ए. 30 दिन, बी. 45 दिन, सी. 60 दिन, डी. 90 दिन। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 दिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। सी, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। डी, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? एक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दो, बोनस भुगतान अधिनियम। तीन, संविदा श्रम अधिनियम। चार, समान पारिश्रमिक अधिनियम। नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर का चयन कीजिए। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक, दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए, कंपनी अधिनियम 2013। बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। सी, साझेदारी अधिनियम 1932। डी, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम 1870। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ वर्ष है। ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। सी, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908। डी, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। ए, 2006 में। बी, 2003 में। सी, 2005 में। डी, 2009 में। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। ए, 2001 में। बी, 2005 में। सी, 2009 में। डी, 2013 में। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ए, प्रधानमंत्री। बी, गृह मंत्री। सी, रक्षा मंत्री। डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? एक, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। दो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तीन, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। चार, एपिडेमिक डिजीज डिजीज एक्ट 1897। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? ए, 1976 में। बी, 1980 में। सी, 1983 में। डी, 1988 में। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। दो, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है। तीन, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चार, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। दो, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तीन, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्था प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। विपरीत कथनों में से कौन सा से सही है? यह है 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2019, सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2020, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वह जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। बी जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए। सी जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। डी उपभोक्ताओं के हितों का सामान्य प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा सेट नंबर 12 का अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।